मेरा बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देयर आर कॉमनली 3 forms of business organization। कॉमनली कितना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? 3। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। So these are the 3 common forms of business organization। ठीक है। अब अपना जो थर्ड बुक है that is about the financial statement of companies। क्या बोले? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हम लोगों का जो बुक है that is about the financial statement of companies। So what you need to understand is there are 3 forms: sole proprietorship, partnership and companies। अपने को ये तीनों में से कंपनीज का क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स द पार्ट 1 ऑफ दिस बुक। एंड द सेकेंड पार्ट इज द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर मैंने क्या बोला है। तो मतलब पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है ये समझाया जाएगा। किस फॉर्म का? कंपनीज का। जब आप समझ जाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है तब हम उसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर प्लीज आंसर कर दीजिएगा। तो कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप ये आंसर करिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज। ठीक है। हम लोगों का टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट comprises of statement of P&L। तो नॉर्मली क्लास 11 में हम लोग बोलते थे ट्रेडिंग पीएनएल। क्या बोलते थे? ट्रेडिंग पीएनएल। विच इज ट्रू फॉर व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता था जिससे कंपनी में हम क्या नाम से बुलाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। सेकेंड was a बैलेंस शीट। जो यहां पे भी क्या बुलाया जाता है? बैलेंस शीट। क्या यहां तक क्लियर है सबके लिए? पहले तो ये आंसर कर दीजिए। मैंने आपको ये बोल के शुरू किया कि देयर आर मोस्ट कॉमनली 3 फॉर्म्स। इससे ज्यादा भी होता है पर मैं अभी 3 का ही बात कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज। हमें कंपनीज का क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड पीएनएल और क्या बोलते थे? बैलेंस शीट। क्या यहां तक क्लियर है? अब ये लिखना शुरू कीजिए एज योर पॉइंट नंबर 1। बुक दोनों सॉरी लिखना हो जाए तो बताना प्लीज। So there are 3 forms of business for organizations: sole proprietorship, पार्टनरशिप, कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता था हम लोग बनाता था ट्रेडिंग एंड पीएनएल और क्या बनाता था? बैलेंस शीट। पर जब कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट। इसके सिवा कैश फ्लो स्टेटमेंट,
is also a part of the financial statement of companies. कैश फ्लो क्या होता है ये टर्म 2 में पढ़ाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो चैप्टर है, तो मैं कैश फ्लो के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस ये याद रखना है कि कैश फ्लो इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो एक बात समझ लीजिए, 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताइएगा। पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। पर जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो हम लोग क्या क्या बनाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है कि कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज को, जैसे अगर पब्लिक कंपनी का बात करें, लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों को बनाना कंपलसरी है। क्या बोला? यहाँ तक समझ में आ गया? प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे का बात करेंगे। हो गया? क्लियर है? ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना प्लीज, आप लोग। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हम पहले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? बैलेंस शीट। उसके बाद हम समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। हम कैश फ्लो भी समझेंगे नहीं क्योंकि वो टर्म टेस्ट 1 में है ही नहीं। क्लियर हो गया है? तो पहला पॉइंट हम लर्न कर रहे हैं क्लास के अंदर। कैसे लिखना शुरू किया मैंने? 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। आवर सिलेबस इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में बनता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनता था ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। क्या बोला? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग इसमें से कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? बैलेंस शीट, which will be our point number 2। अब अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए बैलेंस शीट। समझ में आ गया? जब पूरा मैं बैलेंस शीट पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं किस में जाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या कैश फ्लो अपने सिलेबस में है क्या? नहीं, ठीक है। रेडी है? पॉइंट नंबर A, it is prepared on a particular date। बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, on a particular date and not for a time period। मतलब जैसे ट्रेडिंग P&L बनता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, पर बैलेंस शीट ऐसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नहीं बनता है। बैलेंस शीट बनता है as at 31st मार्च। बैलेंस शीट कब बनता है? as at 31st मार्च। It is on a single date, so it is prepared on a particular date and not for a time period। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो इसके ऊपर MCQ आया हुआ एक बार बोर्ड्स में कि बैलेंस शीट किस टाइम के लिए बनता है। इट इज prepared on a particular date। It is prepared on a particular date and not for a time period। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर B। लेकिन जब मैं P&L लिखवाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो P&L पूरा 12 महीने के लिए बनता है, बैलेंस शीट 12 महीना के एंड पे बनता है। समझ गया है? सेकेंड पॉइंट, इट शोज द फाइनेंशियल position of the business। It shows the financial position of the business according to going concern concept। इसका मतलब समझा देते हैं हम आपको। गोइंग कंसर्न बोलता है के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अगर मेरा बिजनेस बंद ही नहीं होगा, मैं इस assumption पे काम कर रहा हूं, तो आई डोंट नीड टू सेल माय एसेट्स। एक बात बताइए, एक बिजनेस अपना फर्नीचर कब बेचेगा? जब उसका बिजनेस बंद होने के कगार पे होगा। Do you think I'll sell my furniture, my TV, my AC? No, because my institute is going right now। It's a going concern। मैं इसी assumption पे अपना बैलेंस शीट बनाता हूं। उसके लिए बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू नहीं आता, बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आता है? बुक वैल्यू, विच इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, विच इज द ब्रैकेट में लिख देता है इट इज प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द क्या कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट, HC।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू होता है। होप दिस इज क्लियर। अभी तो मैं बोलता हूँ ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जो बैलेंस शीट बना हुआ है उसमें क्या वैल्यू पे है, बुक वैल्यू, बिकॉज आवर बिजनेसेस आर एज्यूम टू बी अ व्हाट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या समझ में आ गया? It is prepared considering the historical cost, hence it is a historical document, क्योंकि ये पास्ट के ही डेटा को आज रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्या बोला, समझा है? उसके लिए जो बैलेंस शीट और पीएनएल होता है वो क्या टाइप का डॉक्यूमेंट होता है? दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही बेकार थ्योरी पॉइंट है, मैंने लिखवा दिया, प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा जब भी आपको लगे। क्या ये क्लियर है? क्योंकि ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। देख लीजिए यहां तक समझ में आ गया क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? थर्ड, बैलेंस शीट जब भी बनता है इट इज प्रिपेयर्ड एज पर मार्शलिंग रूल। किस रूल से बनता है? मार्शलिंग रूल, which gives us the option of order of liquidity or order of permanence, PERMENANCE। तो यार बैलेंस शीट एक रूल के कारण बनता है, उस रूल का, जिस रूल के हिसाब से बनता है उस रूल को बोलते हैं मार्शलिंग रूल, जो बोलता है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैन बी इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो चीजें कैश में है, जो चीजें क्या चीज में, कैश, या जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो पहले आएगा, और जो लेस लिक्विड चीजें है वो बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में सबसे लिक्विड चीज क्या होता है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये सब ऊपर आएगा और लैंड बिल्डिंग नीचे आएगा। दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और अगर ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाएगा हम लोग तो कैश और बैंक नीचे आएगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऊपर आएगा। अब नहीं समझा? तो जो बैलेंस शीट है इज प्रिपेयर्ड एज पर व्हाट रूल? क्या यहाँ तक क्लियर है? मार्शलिंग रूल बोलता है आपका बैलेंस शीट बनाने का दो तरीका है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी में जो लिक्विड चीजें वो ऊपर आएगा, मोर लिक्विड लेस लिक्विड नीचे आएगा। परमानेंस में क्या होता है? ठीक है, लेस लिक्विड ऊपर, मोर लिक्विड नीचे, मतलब कैश एंड बैंक विल बी द लास्ट आइटम इन द एसेट साइड। यस या नो? समझ में आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को मैं एसपी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एसपी। चलेगा ना, समझ जाओगे ना? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, the balance sheet is a क्या format? Balance sheet is a horizontal format. In case of sole proprietorship and partnership, in case of sole proprietorship and partnership, इसको अंडरलाइन कर लेना। बैलेंस शीट shows the financial position। जब मैं पीएनएल बनाऊंगा वो पोजीशन नहीं दिखाएगा, वो परफॉर्मेंस दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट क्या शो करता है? आपका पोजीशन, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी है। अरे आपका जितना एसेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका पोजीशन होगा। यस या नो? प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट शो द पोजीशन, इट शोज योर परफॉर्मेंस, कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म किया है। गाइस आप लोग ध्यान नहीं देगा, एक एक एमसीक्यू मैटर कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? बोलिए ना यार। अब मैं बोल रहा हूँ इन केस ऑफ व्हाट, गाइस रिप्लाई कीजिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, बैलेंस शीट इज अ व्हाट फॉर्मेट? इन केस ऑफ कंपनीज, अब हम लोग तो कंपनीज ही पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। क्या बोला यहां तक? क्लियर है? तो इन केस ऑफ व्हाट कंपनीज, बैलेंस शीट इज अ व्हाट फॉर्मेट? अगर आप रिप्लाई कर सकते तो वर्टिकल फॉर्मेट प्रिपेयर्ड एज पर, सेक्शन नहीं है, शेड्यूल 3 रोमन 3 होता है, पार्ट 1 of Companies Act 2030। क्या यहां तक ठीक है? क्या बता दीजिएगा प्लीज।
अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट को, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 को। देखिएगा आपको समझ में आया नहीं आया बताना पड़ेगा। रिप्लाई कर दीजिएगा क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा। The 3 forms of business organization क्या क्या? हमें किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है? कंपनी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है उसका फॉर्मेट इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, पर कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट which is prepared as per schedule 3 part 1 of Companies Act 2013। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो आप एक रूल फॉलो करते हो, उस रूल को बोलते हैं जो बोलता है आपका बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, आप जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे, किसका? दैट विल बी प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। पर आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बनाओगे वो दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, वो आपका चॉइस है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आइए लिखते हैं पॉइंट नंबर ई। इन केस ऑफ कंपनी, किसके केस में? कंपनी, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ, अगर आप बता सकते हो तो कुछ तो बोले हो, ठीक से बोलिए प्लीज। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, whereas in case of sole proprietorship and what? Partnership, उसमें कैसे बनता है आप प्लीज बता दीजिए। It can be prepared either in the order of, थोड़ा एनर्जी डालो क्लास के अंदर, either in the order of what, जल्दी से बता दीजिए। Either in the order of liquidity और इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जब आपको पूरा समझ में आ जाए तब हाँ बोल दीजिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? बैलेंस शीट क्या शो करता है? फाइनेंशियल, अबे बैलेंस शीट shows the what? Financial position. It is prepared on a particular date and not for a particular time period. वापस से, बैलेंस शीट shows the financial position. It is prepared on a particular date. बैलेंस शीट बनाने का रूल है मार्शलिंग रूल इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पर कंपनी में क्या करना पड़ेगा? परमानेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टल, but in case of company it is a vertical format as per schedule 3 part 1 of Companies Act 2013। देख लीजिए यहाँ तक समझ में आ गया है। और जब 100% क्लियर है तभी हाँ बोलिएगा। तो अभी आप पूरा लिख लिया। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज बनता है, बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। पर पार्टनरशिप में बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम पहले किससे शुरू किया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया? बैलेंस शीट बनाने का रूल को बोलता है मार्शलिंग रूल, व्हिच विल बी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। आप एक जब पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, पर आप जब कंपनी में हो दिस विल बी प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है उनका फॉर्मेट जो होता है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ठीक है, पर इन केस ऑफ अ कंपनी इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? कितना पॉइंट हो गया है? 5। पॉइंट नंबर एफ। आप लोग को अगर देखिए क्लियर नहीं है तो बात वापस करेंगे, बताइए आपको पहले क्लियर है? थैंक यू। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना। कंपनीज बैलेंस शीट हैज 2 मेन हेडिंग्स। कंपनीज बैलेंस शीट हैज 2 मेन हेडिंग। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है लाइबिलिटी और एसेट। क्या होता है? लाइबिलिटी और एसेट। वैसे कंपनी के अंदर भी तो 2 मेन हेडिंग है, और उस 2 मेन हेडिंग का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा और लाइबिलिटीज मतलब किसका? बाहर वाला। एंड दूसरा क्या है? एसेट्स।
तो कंपनीज बैलेंस शीट हैज टू मेन हेडिंग्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड दूसरा क्या है, एसेट्स। ठीक है, बोले समझ में आया नहीं आया जल्दी से बता दीजिए। तो कंपनीज बैलेंस शीट हैज टू मेन हेडिंग्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड क्या है मेरा भाई, एसेट्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब पॉइंट नंबर 3, तो एक बार यहां तक पहले लेट्स रिवाइज। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता था उसे बोलते थे ट्रेडिंग पीएनएल। कंपनी में बनता है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। यहाँ बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी है। आई होप दिस इज क्लियर। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? वापस बोले क्लियर है? अभी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट शोज द व्हाट, financial position. It is prepared on a particular date and not for a time period. It uses the past data. क्योंकि going concern historical cost पे बनता है, yes या no? Clear है यहाँ तक? That's why it is a historical data. Clear है क्या? बोलो। अब बैलेंस शीट बनाने का रूल है, उस रूल का नाम है मार्शलिंग रूल, जो बोलता है बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इफ यू आर अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर आप कंपनी है, यू हैव टू डू इट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या यहाँ तक क्लियर है? 100%। ठीक है, अब जो कंपनी का बैलेंस शीट है, किसका बैलेंस शीट है? दिस इज प्रिपेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट। और वो फॉर्मेट कौन दिया है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनी का बैलेंस शीट के अंदर 2 मेन हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैज 4 सब हेडिंग्स। ऐसे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी हैज 4 मेन हेडिंग्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कितना मेन हेडिंग्स है? 4। अब याद रखना इसमें 2 वर्ड है, एक वर्ड क्या है, इक्विटी, और एक वर्ड क्या है, लायबिलिटी। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आई होप ये सबको पता है, कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का पैसा को बोलते हैं इक्विटी, समझ आ गया? और बाहर वाला पैसा को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब इसका 4 हेडिंग है। पहला हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर्स फंड। क्या है पहला हेडिंग का नाम? शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? मतलब ओनर का पैसा। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग? सेकंड सुनिएगा पहले, शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। आपको पता है ना, पहले शेयर्स के लिए क्या करना पड़ता है? अप्लाई। पर आपको तुरंत शेयर्स नहीं मिलता है, आपको अलॉटमेंट बाद में होता है। नहीं समझा? तो अगर बैलेंस शीट डेट में कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है, कंपनी का स्केच का पैसा आया हुआ है, पर अभी तक शेयर्स दिया नहीं है, उसे बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी। अभी भी नहीं समझा? ये दोनों ओनर का पैसा है, विच इज इक्विटी। आर यू गाइस क्लियर? तो कंपनी का बैलेंस शीट का 2 मेन हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कितना आइटम है? 4। पहला आइटम का नाम है शेयर होल्डर्स फंड, समझ गया? सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तीसरा आइटम इज नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? ठीक है, एंड चौथा इज तो लायबिलिटी 2 तरह का है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड, और इक्विटी है 2, शेयर होल्डर्स फंड, जो ओनर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा है, और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर से आपने एप्लीकेशन का रुपया ले लिया, पर उसको अभी तक आपने शेयर्स। क्या यहां तक क्लियर है क्या भाई? बोलो फटाफट से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पॉइंट नंबर H, assets has 2 मेन हेडिंग्स। एसेट्स का कितना हेडिंग्स है यार? 2। पहला हेडिंग का नाम है नॉन करंट, याद रखना इट्स इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस, उसके लिए पहले नॉन करंट आ रहा है। अब नहीं समझा अभी मुझे? और फिर क्या आएगा?
मतलब बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लास्ट में आएगा, जो ऑब्वियसली कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए एक बार पहले यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। 3 तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो होता है उनका जो बैलेंस शीट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें बनता है, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट। और एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो गया भेजा में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी के लिए कंपलसरी। अब मैं किसके बारे में शुरू किया हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ particular date and not for a particular time period. Balance sheet shows the financial position and not the financial performance. Performance दिखाता है statement of P&L। क्या यहाँ तक क्लियर है? इस बैलेंस शीट को बनाने का रूल को बोलते हैं मार्शली रूल, which will be in the order of liquidity or in the order of permanence। एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इसमें से कुछ भी बना सकता है, पर एक कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा परमानेंस। कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का जो फॉर्मेट है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्या यहाँ तक समझ आ गया? इट्स अ व्हाट फॉर्मेट? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। एनी मोर डाउट्स टिल हियर? अब ये जो कंपनी का बैलेंस शीट है, इसके अंदर 2 मेन हेडिंग्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, इज दिस ओके? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 आइटम है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर 2 है, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स। फिर से बोले, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर 2 है, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स। देख लो क्लियर है क्या? अब पॉइंट नंबर आई लिखिएगा प्लीज। करंट लायबिलिटी, current liabilities refer to those liabilities। लाइबिलिटी का मतलब होता है जब किसी को पैसा देना है, तो करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटीज which needs to be settled, which needs to be settled within 12 months after the reporting date। रिपोर्टिंग डेट मतलब द बैलेंस शीट डेट के अगर 12 मंथ्स के अंदर सेटल करना है। करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटी व्हिच नीड्स टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो भी लायबिलिटी आपको 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल करना पड़ता है, उस लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। हाँ, हम बताएगा, हम ऑपरेटिंग साइकिल बताया नहीं अभी तक। तो 31 मार्च से अगर विद इन 12 मंथ्स आपको कोई चीज को पेमेंट करना है, उस लायबिलिटी को हम लोग मानेंगे करंट लायबिलिटी और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? नाउ लिसन टू दिस। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, रॉ मटेरियल्स खरीदना। क्या खरीदना? रॉ मटेरियल्स। उसको प्रोसेस करना। तो मैंने क्या खरीदा है? रॉ मटेरियल। उसको प्रोसेस करके बन जाता है वो वर्क इन प्रोग्रेस।
फिर क्या चीज में बन कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स। इस फिनिश्ड गुड्स को सेल करना। ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का अलग अलग होगा। तो किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स करके बेचने में कम टाइम लगता होगा, किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। इमेजिन अ बिजनेस व्हिच इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो भाई एयरक्राफ्ट बनाना इज अ ह्यूज टास्क, बहुत लंबा प्रोसेस। समवन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर और अ वाइन व्हिच टेक्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पर कोई चीज बहुत ही बेसिक टॉय वॉय में जिसमें बना के बेचना इज वेरी वेरी स्मॉल साइकिल। क्या बोला, समझ में आया? तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदना, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोसेस करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचना, एंड देन कलेक्टिंग द कैश। मतलब आपने जिसको बेचा है उससे पैसा लेने तक द साइकिल पूरा एक साइकिल है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, sale, collecting the cash. I hope this is clear to everyone. तो अगर हमें किसी चीज को पेमेंट विद इन 12 मंथ्स या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करना है, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या लाइबिलिटी मानेंगे, करेंट लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सेल करना और जिसको बेचा उससे पैसा लेने तक जितना टाइम उस बिजनेस के अंदर लगता है नॉर्मली उसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर केस मेरा नॉर्मली 11-12 का बैच एक साल चलता है। कितना टाइम चलता है? एक साल। तो मैं बोलूंगा मेरा एक बैच रोटेट होता है आफ्टर 1 ईयर। तो इन एवरी 1 ईयर मेरा नया बैच आता है। तो दैट 1 ईयर इज माय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑल्दो सर्विस लाइन में वैलिड नहीं है, पर गुड्स बनाने के केस में वैलिड है। तो अगर कोई गुड्स बना के बेचने में और जिसको बेचा उससे पैसा लेने में एवरेज में अगर उसको 9 महीना लग रहा है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? 9 महीना। क्या ये क्लियर है? तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है 12 महीना के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तब तक वो करंट लाइबिलिटी है। उसके बियॉन्ड ऑल द लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज, लिख लीजिए प्लीज, ऑल द लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज। अगर हम एक सिंपल भाषा में बोले तो जिसको भी मेरे को पे करना, मेरा बात सुन लो, मेरे को जिसको भी पे करना है विद इन 12 मंथ्स करंट लाइबिलिटी, जिसको भी पे करना है बियॉन्ड 12 मंथ्स नॉन करंट। एक बार ऑपरेटिंग साइकिल को गोली मार देते हो, और डेफिनेशन क्या है? व्हिच नीड्स टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस करना, गुड्स बनाना, गुड्स बना के बेचना और जिसको बेचा उससे पैसा लेने तक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है? और ये ऑपरेटिंग साइकिल आपको एग्जाम में लिख के देगा। अगर इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना नहीं है बैठ के ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑल द लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज which are not current liabilities। तो जो भी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं है उन सबको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? क्या यहां तक क्लियर है? तो कोई भी चीज जिसको मेरे को पैसा देना है विद इन कितना महीना? तो विद इन, बोलो ना यार, 12 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल, उसे क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी को छोड़ के सारा लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे? अब हम करंट एसेट लिखवाएगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा है करंट एसेट क्या होता है? All those assets which can be converted into cash within 12 months after the reporting date or within the, और उसको छोड़ के सारा एसेट क्या होता है? क्या यहाँ तक क्लियर है? और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैंने समझा दिया शायद। चलिए पॉइंट नंबर H, एग्जाम्पल। क्या आई था क्या? सॉरी जे, जो भी पॉइंट नंबर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज करंट लाइबिलिटी। गाइस मैं एसेट के लिए लिखवा रहा हूं, एसेट ऑब्वियस इंप्लाइड है। अरे आप समझ गया ना? जैसे करंट लाइबिलिटी पकड़ेगा वैसे ही करंट एसेट होगा। क्लियर है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैं आपको डेटा दूंगा, आपको बताना है कि वो करंट लाइबिलिटी है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है। चलिए इसके पहले कुछ पूछ रहा हूं, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
सुना नहीं दिया? इट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर दो मेजर हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 है, एसेट के अंदर 2 है। इक्विटी लायबिलिटी का 4 है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट का 2 है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सर इसको पहले मैं कुछ पूछता हूँ, एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकता है, यस या नो? बाय द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अभी एक बार डिबेंचर छोड़िए, अ पब्लिक कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो सबने शेयर्स पढ़ा है यहाँ पे। मैं पब्लिक के पास गया, मैंने पब्लिक से रुपया लिया, मैंने पब्लिक से क्या लिया? उसके बदले मेरे को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर्स। उस सर्टिफिकेट का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। नहीं समझा? अब हमें शेयर सबको 12 मार्क का शेयर, तो हमको अभी से बोलना शुरू करना पड़ेगा। एक कंपनी जितना मैक्सिमम शेयर दे सकता है, बोला नहीं आप लोग, जितना एक कंपनी देना चाहते हैं, जितना पब्लिक लेना चाहता है, जितना रुपया मंगवा लिया, जितना रुपया पब्लिक पे किया, जो पे नहीं किया, जो एक्स्ट्रा पे किया, ये समझता है? तो अब अगर मान लो कृष्णा मैं रुपया पे नहीं किया, तो ये क्या करके रखा हुआ है? कॉल्स इन एरियर्स। तो मैं इसको लव लेटर भेजूंगा 30 दिन का वार्निंग के साथ कि मेरे को रुपया वापस से, पर ये उसके बाद भी नहीं किया तो कोई लव लेटर नहीं, इसके घर जाएगा और इसका शेयर्स वापस ले लेगा। इसका शेयर्स को, ये शेयर वापस लेने को बोलता है फोरफीट। शेयर वापस लेने को क्या बोलता है? फोरफीट। अब क्या मैं शेयर्स का रुपया एक बार मंगाता हूं या बारी बारी मंगाता हूं? वापस एक बार बोलता है औकात। सुनाई नहीं दिया? जितना शेयर्स मैं देना चाहता हूं, मेरे को ये बैलेंस शीट पढ़ाने के सब चाहिएगा। इशूड शेयर, इशू कैन बी डन इधर एट पार और प्री। तो अगर शेयर को मैं फेस वैल्यू पे कर रहा हूं तो पार, उसके ऊपर कर रहा हूं तो प्री। जितना लेना चाहता है उसे बोलेंगे शेयर। अभी मान लीजिए पार पे कर रहा है 10 रुपया, क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर जो रुपया मैंने मंगवा लिया उसे क्या बोलते? तो मैंने रुपया मंगवाया है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल, 3 4 3। क्या यहाँ तक क्लियर है? जो रुपया इसने पे कर दिया इसे क्या बोलेंगे? तो कृष्णम ने ये दोनों पे कर दिया। क्या क्या पे कर दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जो पे नहीं किया क्या बोलेंगे उसे हम? कॉल्स इन एरियर्स। तो कितना रुपया कॉल्स इन एरियर्स में है? नहीं समझे अभी? 100%। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना रुपया है? 3। 100% क्लियर है? पक्का? अब अगर ये कॉल्स इन एरियर्स पे नहीं किया तो मैं इसका शेयर्स को क्या कर लूं? शेयर्स फोरफीट। क्या यहां तक समझ आ गया? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। एज अ कंपनी शेयर होल्डर भी नहीं है कृष्णा। क्या कृष्णम शेयर होल्डर है या नहीं है? मैंने इसका शेयर्स को क्या कर लिया? फोरफीट, मतलब मैंने इससे शेयर्स वापस से ले लिया है। पर एक बात बताओ, कृष्णम कितना रुपया पे कर चुका है? 3 और 4, मतलब कृष्णम पेड, जल्दी से बता दीजिएगा कितना रुपया पे नहीं किया? 3। मैंने मंगवाया कितना था? 10 में से कितना पे किया? 7। कितना पे नहीं किया? उस 3 रुपया को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्योंकि इसने पे नहीं किया, मैंने इसका शेयर्स को क्या कर लिया? फोरफीट। तो कृष्णम पेड ₹7 विच इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आप सोच लीजिए पहले इस बात। पक्का? ये एक सेपरेट अकाउंट में जाता है और उस अकाउंट का नाम है शेयर फोरफीट। क्या बोला? समझ में आ गया है? 100%। तो एक बात बताओ, जितना शेयर में मैक्सिमम दे सकता हूँ, जितना मैं देना चाहता हूँ, जितना पब्लिक लेना चाहता है, जितना रुपया मंगवा लिया, जितना पे किया, मैंने कितना रुपया मंगवाया था? 10। कृष्णम में पे कितना किया? 7। कितना पे नहीं किया? क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो। 3 रुपया को क्या बोलेंगे? क्लियर है? अब मैंने कृष्णम का शेयर्स वापस ले लिया, तो क्या कृष्णम शेयर होल्डर है क्या? अब कृष्णम बोले मेरा 7 रुपया वापस दे दो, क्या हम वापस देगा क्या?
वो रुपया मेरे पास आ गया है और ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, कंपनी इसे एक अलग अकाउंट में डाल देगा और उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफीचर। अब समझ में आ गया होगा 100%। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर्स, दूसरा शेयर्स का नाम, कुछ लोग बोल नहीं रहा यार, प्रेफरेंस। जो रुपया पे नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? जो रुपया एक्स्ट्रा पे करते हैं, अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तो वो एक अलग अकाउंट में जाएगा एसपीआर। और अगर मैं किसी का शेयर्स फोरफीट करता हूं, क्या करता हूं? शेयर्स फोरफीट, तो उसने जितना रुपया पे कर दिया है वो एक अलग अकाउंट में जाता है और उस अकाउंट का नाम है शेयर फोरफीचर। क्या यहां तक क्लियर है? इसके सिवा अगर आपको याद है परचेस कंसिडरेशन का सम में जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदता था, याद आ रहा है कुछ? तो या तो गुडविल होता था या फिर, तो एक चीज और हमें याद रखना चाहिए, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो हम लोग उस प्रॉफिट को डालते हैं जो प्रॉफिट में डे टू डे बेसिस पे नहीं कमाता हूं। तो कोई भी प्रॉफिट अगर मैं डे टू डे बेसिस पे नहीं कमाता हूं तो वो जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, एसपीआर, शेयर फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व, ये सब कॉमन वर्ड्स है जो हम लोग कहां पे यूज करते हैं, किस चैप्टर में। अब हम लोग जब अभी थर्ड बुक कर रहे हैं हम लोग सीखेंगे कि ये सारा चीज बैलेंस शीट में कहां आता है। समझा? क्या टॉप चैप्टर का नाम क्या है, समझ में आ गया? तो आपसे पूछेगा इक्विटी शेयर कहां आता है, प्रेफरेंस शेयर कहां आता है, कॉल्स इन एरियर्स कहां आता है, कॉल्स इन एडवांस कहां आता है, शेयर फॉरफीचर कहां आता है। समझ गए हम क्या बोला? द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट हैज वर्ड्स व्हिच यू डोंट हियर नॉर्मली। पर एसेट का तो वही वर्ड है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब वो वर्ड्स है जो आप जिंदगी में सुन चुके हो बहुत बार। पर यहाँ पे ऐसे वर्ड्स है जो आप नॉर्मली नहीं सुनते हो, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस मैंने क्या बोला यहाँ पे। एनीवन हैविंग डाउट टिल दिस पार्ट प्लीज बताइए। आप लोग श्योर हो गया? तो चलिए, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि बैलेंस शीट के अंदर दो मेन हेडिंग्स है। तो बैलेंस शीट हैज टू मेन हेडिंग्स, बताइए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड व्हाट। क्या ये क्लियर है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितना आइटम है? 4। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। एसेट के अंदर 2 है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। इज दिस क्लियर? पक्का? फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया कि करंट लाइबिलिटी क्या होता है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है विच नीड्स टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। समझ आ गया? जो लाइबिलिटी करंट नहीं है वो सारा क्या है? नॉन। तो करंट एसेट वो एसेट है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स, या फिर जो कैश है या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। बाकी सारा एसेट क्या हो जाएगा? क्या यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? एक चीज बोल के रैप अप करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 आइटम है। पहला आइटम का नाम है शेयर कैपिटल। पहला आइटम का नाम क्या है? शेयर कैपिटल मतलब ओनर का पैसा। किसका पैसा? मतलब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड, पर ओनर का पैसा एक और होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई होप ये अब समझ में आ गया। पार्टनरशिप में भी यही समझाया है कि ओनर का पैसा कैपिटल और रिजर्व्स होता है। तो यहाँ पे क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड जो तीसरा है उसका मतलब आपको नहीं चाहिए, हम चैप्टर के एंड में लास्ट में 5 मिनट बोल देगा। इसका खाली आपको नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? नाम। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या यहां तक क्लियर है? एक बार इतना वापस बोल के जाएगा। कंपनी का बैलेंस शीट का 2 मेन हेडिंग है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट में 2 है, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट। क्लियर है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कंपनी का बैलेंस शीट कैसा फॉर्मेट? इट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? अब जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो पहले मैं आपको वो एग्जांपल लिखवाऊंगा कि कौन सा लायबिलिटी करंट होता है और कौन सा नॉन करंट होता है। इसके सिवा मैंने आज आपको और कुछ भी बोला जो मेरे को बाद में चाहिएगा। एक मैंने क्लास खत्म नहीं बोला। ध्यान से सुनिए प्लीज। औकात,
जितना मैं देना चाहता हूँ, जितना पब्लिक लेना चाहता है, जितना रुपया मंगवा लिया, जितना पे किया, जो पे नहीं किया, जो एक्स्ट्रा पे किया। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी आदमी ने रुपया पे नहीं किया है तो उसका शेयर्स क्या कर लिया, और जो जिसका शेयर फॉरफिट करा उसने कुछ तो पे किया होगा, जो पे किया होगा वो फायदा है कंपनी का, क्योंकि वो शेयर्स भी वापस आ गया, रुपया भी वापस आ गया। ठीक है, ये जो फायदा ये एक अलग अकाउंट में जाएगा और उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफिट, मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, एसपीआर, शेयर फॉरफिट और कैपिटल रेज। बात सुनना, लास्ट चीज, जिसका मैं शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ, जिसका मैं शेयर्स कृष्णम का, उसने कितना रुपया पे किया, कितना पे नहीं किया, ये 3 रुपया मेरा फायदा है, सॉरी 7 रुपया मेरा फायदा है, ये एक अलग अकाउंट में जाएगा। क्या ये फायदा मेरा रोज रोज होता है क्या? तो लास्ट में ये शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आप डे टू डे बेसिस पे नहीं कमाते वो कहाँ जाता है? तो जो रुपया कृष्णम ने पे कर दिया, कितना रुपया? 7 रुपया, वो एक अकाउंट में गया, उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफिचर, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कब होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, शेयर्स करते समय। क्या बोला, यहाँ तक समझ आ गया? तो शेयर्स का थ्योरी रिवीजन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। क्या ये क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 1 लाख शेयर्स देना चाहता हूँ, इस 1 लाख को क्या बोलेंगे? सुना ही नहीं आपने? 1 लाख देना चाहता हूँ, जितना पब्लिक लेना चाहता है। अगर पब्लिक 1 लाख लेना चाहता है, फुल सब्सक्रिप्शन 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा, अगर आपको लग रहा है कि 1 लाख से कम शेयर आ सकता है, यू नीड मिनिमम कितना एप्लीकेशन? 90%। एक कंपनी के पास मिनिमम कितना एप्लीकेशन आना चाहिए? 90%। इस डर के कारण वो एक आदमी को अपॉइंट करता है, अंडर राइटर। क्या किस पे अपॉइंट करता है? अंडर राइटर। और अंडर राइटर्स को पेड़ करना होता है, उसे बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग। मैंने शेयर्स भी कुछ बोला है क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट में भी वो शेयर्स चाहिएगा, तो शेयर्स का थ्योरी भी रिवीजन हो रहा है और बैलेंस शीट भी चल रहा है। जैसी थ्योरी होगा मैं शेयर्स का सम में एंटर कर जाऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू द एंटायर बैच। मैं कल ओवर सब्सक्रिप्शन का वीडियोस अपलोड करूंगा व्हिच इज कंपलसरी फॉर एवरीवन टू वॉच इट बिफोर आई स्टार्ट शेयर्स का रिवीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अपना पार्टनरशिप का बैलेंस शीट में कल मैंने कुछ बताया था, तो ये आप बोल के जाइएगा। 7 चीजें बढ़ता है, कल मैंने यही बताया था, याद है? जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, ये 7 चीज बढ़ता है बैलेंस शीट के अंदर से। सब कुछ कौन से रेशियो में? याद रहेगा? कल पार्टनरशिप से कंटिन्यू करेगा वापस से। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा आज 3rd बुक फर्स्ट लेक्चर। This is the first lecture of 3rd book formal. I hope this is clear to everyone. तो आपको जो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, this is name with the name of first lecture. I hope this is clear to everyone. तो अगर किसी को ये वापस से देखना है, ये फर्स्ट लेक्चर है, थर्सडे वाला will be the second lecture. I hope this is clear. ये सारा पॉइंट्स घर से रिवाइज करके आना बिफोर थर्सडे। थैंक यू सो मच।